नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विटामिन B1 थायमीन, जिसको हम थायमीन भी बोलते हैं। जो विटामिन B1 है, हमने ये देखा था कि कॉम्प्लेक्स विटामिन्स है। ये कोई एक विटामिन्स न होकर इसके अंतर्गत काफ़ी विटामिन्स आते हैं। विटामिन B1 के अंतर्गत हम देखते हैं कि विटामिन बी के अंतर्गत कितने विटामिन्स आते हैं। विटामिन बी के अंतर्गत जो विटामिन B1 होता है, इसको हम थायमीन भी बोलते हैं, विटामिन B1। और विटामिन B2 जो होता है, इसको हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं, विटामिन B3 इसको हम नाइसिन बोलते हैं, नाइसिन, या फिर या निकोटीन भी बोलते हैं, निकोटेनिक एसिड भी बोलते हैं, और निकोटिनामाइड भी बोलते हैं। विटामिन B3 को नाइसिन, निकोटीन, निकोटिनामाइड, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। और विटामिन B6 को हम क्या बोलते हैं? इसको हम पायरोडॉक्सिन्स बोलते हैं, पायरोडॉक्सिन। बायोटीन, फिर आगे है पेंटोथोनिक एसिड, फॉलिक एसिड, कोलिन, इनासिटॉल, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, B12 या साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। जो विटामिन B1 है वो कोई एक विटामिन नहीं है, कॉम्प्लेक्स विटामिन है। इसके अंतर्गत कई विटामिन आते हैं, जैसे हमने विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B12 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नाइसिन या निकोटेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, बायोटीन, पेंटोथेनिक एसिड, फॉलिक एसिड, कोलिन, इनासिटोन, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, विटामिन B12 या साइनोकोबाल्मिन इसके अंतर्गत आते हैं। जो आज हम देखेंगे वो देखेंगे कि विटामिन B1 थायमीन क्या होता है, इसको देखेंगे। विटामिन B1 अगर थायमीन की हम बात करें तो ये क्या है? थायमीन की कमी से हमको बेरी रोग होता है, बेरी रोग देखने को मिलता है। और जो विटामिन B1 थायमीन है, ये जल में घुलनशील विटामिन है। ये हमने अपने पहले वाले वीडियो में देखा था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो जो विटामिन बेरी रोग होता है, ये किन देशों में देखने को मिलता है? ये उन देशों में देखने को मिलता है जहाँ लोग क्या करते हैं, देशों में देखने को मिलता है जहाँ लोग पॉलिश किए हुए चावल का अधिक उपयोग करते हैं, पॉलिश किए चावल का अधिक उपयोग करते हैं, ठीक है। जो बेरी रोग होता है, थायमीन की कमी से बेरी रोग होता है। और बेरी उन देशों में देखने को मिलता है जहाँ के लोग क्या करते हैं, पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग अपने आहार में ज़्यादा करते हैं, उनमें ये देखने को मिलता है। और विटामिन B1 जो होता है, ये जल में घुलनशील विटामिन होता है। अब हम देखते हैं कि विटामिन B1 का जो रासायनिक संगठन है वो क्या है। विटामिन B1 का जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या होता है। विटामिन B1 का जो खोज है, उसमें जो वैज्ञानिक ने जिस अनुसार इसका खोज किया, उसने उसी अनुसार इसको बताया है। अगर हम विलियम के अनुसार देखें, विलियम एवं उनके साथियों के अनुसार देखें, जब विलियम ने विटामिन B1 की खोज की तो विलियम एवं उनके साथियों ने क्या बताया कि जो थायमीन होता है, जिसे हम B1 बोलते हैं, थायमीन में एक रिंग जो होती है, एक पायरिमिडियन रिंग होती है। इन्होंने बताया कि जो थायमीन होता है उसमें पायरिमिडियन रिंग होती है और एक थाइजोल रिंग होती है, रिंग होता है। और ये क्या होते हैं? ये थायमीन हाइड्रोक्लोराइड के रूप में रहते हैं,
जो विलियम और विलियम के साथियों ने क्या बताया कि जो थायमीन होता है, थायमीन में एक पायरिमिडीन रिंग होती है और एक थाइजोल रिंग होता है। और जो ये थायरिमिडीन रिंग और थाइजोल रिंग होता है, ये दोनों किस्में होते हैं थायमीन हाइड्रोक्लोराइड्स के रूप में रहते हैं। और जो ये रिंग जुड़ी होती है थायमी पायरिमिडीन रिंग और थाइजोल रिंग किससे जुड़ी रहती हैं? ये दोनों जुड़ी रहती हैं मिथाइल ब्रिज से। मिथाइल ब्रिज से ये जुड़ी रहती हैं, से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि विलियम के अनुसार जो थायमीन था वो क्या था। उन्होंने जो इसका केमिकल कंपोजिशन बताया था वो क्या बताया था। उन्होंने बताया कि जो थायमीन होता है इसमें 2 रिंग होती है, एक पायरिमिडीन रिंग होती है, एक थाइजोल रिंग होती है। जो ये 2 रिंग होते हैं थायमीन हाइड्रोक्लोराइड्स के रूप में रहते हैं। और जो थायमीन और पायरिमिडीन रिंग और जो थाइजोल रिंग होते हैं ये मिथाइल ब्रिज से जुड़े रहते हैं, ये बताया विलियम ने। अगर हम आप आगे देखें तो लोहमैन के अनुसार देखें तो लोहमैन ने क्या बोला। लोहमैन के अनुसार देखें तो लोहमैन ने क्या कहा कि थायमीन किसमें होता है। इन्होंने बोला कि जो थायमीन होता है वो खमीर में होता है, खमीर से थायमीन प्राप्त होता है, थायमीन को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लोहमैन ने कहा कि जो खमीर होता है उससे हम थायमीन को प्राप्त करते हैं। और खमीर में जो थायमीन होता है, खमीर में थायमीन पायरोफॉस्फेट के रूप में रहता है, पायरोफॉस्फेट यौगिक के रूप में रहता है, यौगिक के रूप में रहता है। और जो थायमीन पायरोफॉस्फेट होता है इसको हम को कार्बोक्सिल समूह एंजाइम्स भी कहते हैं, को कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी बोलते हैं, एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमने देखा कि विटामिन B1 का केमिकल कंपोजिशन होता है वो क्या होता है। विलियम और विलियम के साथियों के अनुसार हम इसको देखें तो उन्होंने बोला कि इन्होंने बताया कि जो थायमीन होता है इसमें एक पायरिमिडीन रिंग होता है, एक थाइजोल रिंग होता है, जिसे हम थायमीन हाइड्रोक्लोराइड्स के रूप में ये रहते हैं। थायमीन हाइड्रोक्लोराइड्स के रूप में थायमीन पायरिमिडीन रिंग और थाइजोल रिंग रहता है। और जो पैरामिडीन रिंग और थाइजोल रिंग जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, वो मिथाइल ब्रिज के रूप में जुड़े रहते हैं। फिर हमने देखा था कि लोहमैन के अनुसार केमिकल कंपोजिशन क्या था विटामिन B1 का। इन्होंने बताया कि जो विटामिन B1 है वो खमीर में थायमीन, खमीर से हम थायमीन को प्राप्त करते हैं। और खमीर में थायमीन जो होता है वो पायरोफॉस्फेट यौगिक के रूप में रहता है। इसको हम को कार्बोक्सिल एंजाइम्स भी बोलते हैं। जो पायरोफॉस्फेट यौगिक होता है इसको हम को कार्बोक्सिल एंजाइम्स भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो थायमीन B1 है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। विटामिन B1 के जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें क्या है, ये जल में घुलनशील विटामिन है, ये हम पहले देख ही चुके हैं। विटामिन B1 जो होता है जल में घुलनशील विटामिन होता है। और यह रंगहीन होता है, यह रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन रवेदार होता है। इसको हम कलरलेस क्रिस्टलीस भी बोल सकते हैं, क्रिस्टलाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कलरलेस क्रिस्टलाइंस होता है, ये पदार्थ होता है। ठीक है, और यह अम्लीय माध्यम में स्थिर रहता है। अगर हम इसको अम्ल में घोलेंगे तो अम्लीय माध्यम में ये स्थिर रहेगा, उसमें ये नहीं घुलेगा, अम्लीय माध्यम में स्थिर रहता है और जल में पूरी तरीके से घुल जाता है। अगर हम जो विटामिन B1 को 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अगर हम इसको गर्म करते हैं तो ये 30 मिनट में नष्ट हो जाएगा, 30 मिनट में नष्ट हो जाता है। अगर 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम इसको गर्म करते हैं तो ये 30 मिनट में नष्ट हो जाएगा विटामिन B1। और जो थायमीन होता है, अगर जब हम थायमीन को
सोडियम बाइसल्फाइड सल्फाइड में घोलते हैं। जब हम थायमीन को सोडियम बाइसल्फाइड घोल में घोलते हैं तो ये दो टुकड़ों में टूट जाता है, दो रूप में टूटता है। पहला जो बनता है वो है पायरीमिडीन रिंग बनता है, जो हमने विलियम के अनुसार देखा था। विलियम ने बोला था ना ये पायरीमिडीन रिंग और थाइजोल रिंग में परिवर्तित हो जाता है, थाइजोल रिंग। ठीक है, अगर हम थायमीन को हम सोडियम सल्फाइड में घोल में घोलते हैं तो ये दो रूप में टूटता है। पहले ये पायरीमिडीन रिंग में टूटेगा और फिर थाइजोल रिंग में टूट जाएगा। जो विटामिन B1 होता है, विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। जो विटामिन B1 होता है, विटामिन B1 ये क्या होता है, ये पायरुविक अम्ल के नियंत्रण में सहायक होता है, नियंत्रण में भूमिका निभाता है विटामिन B1। और पायरुविक अम्ल क्या होता है, पायरुविक अम्ल जो होता है ये ग्लूकोज का सरल रूप होता है, ग्लूकोज का सरल रूप होता है पायरुविक अम्ल। और ग्लूकोज किससे बनता है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से बनता है। तो इसीलिए जो ये पायरुविक अम्ल है ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, क्योंकि B1 जो होता है ये पायरुविक अम्ल के नियंत्रण में भूमिका निभाता है। और पायरुविक अम्ल क्या होता है, ये ग्लूकोज का सरल रूप होता है। और ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है। देखते हैं विटामिन B1 की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, ये देखेंगे। विटामिन B1 की प्राप्ति कहाँ से होती है, ये चावल के ऊपरी परत से, चावल के ऊपरी परत से हमको विटामिन B1 मिलता है। इसीलिए उन देशों में विटामिन B1 अधिक, बेरी रोग अधिक देखने को मिलता है जिन देशों में लोग चावल किए हुए पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग करते हैं। अगर जब हम अपने चावल में पॉलिश कर देंगे तो उससे क्या होगा, हमारे चावल की जो ऊपरी परत होगी वो निकल जाएगी, जिससे जो हमारा विटामिन B1 होगा वो नष्ट हो जाएगा। और हमको कहाँ से प्राप्त होता है विटामिन B1, भूसी से प्राप्त होता है, ईस्ट खमीर से होता है, ईस्ट खमीर से होता है, ईस्ट या खमीर दोनों एक ही चीज़ है। और हरी सब्जियों से हमको प्राप्त होता है, मटर से प्राप्त होता है विटामिन B1 हमको, पनीर से प्राप्त होता है और मांस से प्राप्त होता है। ठीक है, जो विटामिन B1 की जो प्राप्ति होती है हमको कहाँ से होती है, चावल के ऊपरी परत से होती है और भूसी से होती है, ईस्ट से होती है, हरी सब्जियों से, मटर, पनीर और मांस। इसीलिए पॉलिश किए हुए चावल का हम उपयोग नहीं करते हैं। अगर हम अपने चावल में पॉलिश करेंगे तो जो हमारे चावल की ऊपरी परत होगी वो निकल जाएगी, जिससे हमें बेरी रोग देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि हम विटामिन B1 की देखभाल कैसे कर सकते हैं और इसको नष्ट होने से कैसे बचा सकते हैं, ये देखेंगे। विटामिन B1 की देखभाल की बात करें तो जो विटामिन B1 होता है ये ताप से नष्ट हो जाता है, ताप से नष्ट हो जाता है। और वो भी कितने टेम्परेचर से, 120 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक टेम्परेचर होगा तो उससे ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमको इससे नीचे के टेम्परेचर में इसको रखना चाहिए। और खाने के सोडे से नष्ट हो जाता है, खाने वाला सोडा से नष्ट होता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें अपने खाने में सोडे का उपयोग नहीं करना चाहिए। और चावल के माड़ को फेंकने से नष्ट हो जाता है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जब वो चावल को बनाते हैं तो जो चावल का माड़ होता है उसको निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चावल का माड़ होता है उसमें ये उपस्थित होता है, और अगर हम इसको फेंक देंगे तो विटामिन जो B1 होगा वो हमारे खाने में से नष्ट हो जाएगा, यानी कि वो हमारे चावल में नहीं रहेगा, जिससे हमें बेरी रोग देखने को मिलेगा। और सूर्य की किरणों से नष्ट हो जाता है, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनसे ये नष्ट हो जाता है। मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, मूत्र के माध्यम से, पसीने के माध्यम से। अगर ये जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन B1 तो ये मूत्र के माध्यम से, पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर से बाहर निकलता है। और तांबे के बर्तन में भी हमको इसको स्टोर नहीं करना चाहिए, तांबे में भी ये नष्ट हो जाता है।
तो हम विटामिन B1 की देखभाल कैसे कर सकते हैं? इसको ताप में नहीं रखना चाहिए, 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे नष्ट हो जाता है। खाने वाले सोडे का उपयोग अपने खाने में नहीं करना चाहिए, उससे भी जो विटामिन B1 होता है वो नष्ट होता है। चावल के माठ को भी नहीं फेंकना चाहिए और सूर्य की पराबैंगनी किरणों से नष्ट हो जाता है और हमारी बॉडी से ये यूरिन और हमारे स्वेट के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। और तांबे के बर्तन में भी हमको इसको स्टोर नहीं करना चाहिए। अगर हम उसमें इसको रखते हैं विटामिन B1 को तो ये नष्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो विटामिन B1 है इसकी अधिकता से हमारी बॉडी में क्या होगा, उसको देखेंगे। नॉर्मली वैसे इसकी कमी देखने को, अधिकता देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि अगर ये हमारी बॉडी में अधिक होता है तो ये यूरिन और स्वेट के थ्रू खुद ही हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर किसी में अगर इसकी अधिकता देखने को मिल रही है तो उसमें क्या होगा, जिसको भी इससे अधिक मात्रा जिसकी बॉडी में हुई है विटामिन B1 की, उसकी भूख में कमी हो जाएगी। भूख में कमी, उसको भूख नहीं लगेगी, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, उसमें आलस्य देखने को मिलेगा और चक्कर आना ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। अनिद्रा, नींद उसको नहीं आएगी और अचानक नींद में सांस फूलना, ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। और पसीना अधिक निकलेगा व्यक्ति में, जिसको भी विटामिन B1 की अधिकता हो रखी है उसमें पसीना अधिक निकलेगा, पसीना अधिक आना। तो क्या होगा, जिसमें विटामिन B1 की अधिकता होती है उसमें भूख में कमी हो जाएगी, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, आलस्य होगा, चक्कर आने लगेगा और नींद नहीं आएगी और उसके शरीर से जो पसीना है वो अधिक मात्रा में बाहर निकलने लगेगा। अगर विटामिन B1 की कमी अगर मनुष्यों में होती है, मनुष्यों में B1 की कमी होती है तो मनुष्य में क्या होगा, बेरी रोग होगा। लेकिन जब B1 की कमी पक्षियों में होगी तब क्या होगा, अगर पक्षियों में विटामिन B1 की कमी होगी तो इनमें एवियन पॉलीन्यूराइटिस रोग होगा, ठीक है। अगर मनुष्यों में विटामिन B1 की कमी होगी तो क्या होगा, मनुष्य में विटामिन B की कमी से बेरी रोग होगा, ठीक है। और अगर विटामिन B1 की कमी पक्षियों में होगा तो पक्षियों में एवियन पॉलीन्यूराइटिस रोग देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे कि जो विटामिन B1 है वो किस में घुलनशील है और किस में घुलनशील नहीं है, ये देखेंगे। अगर घुलनशीलता के आधार पर विटामिन B1 को देखें तो घुलनशीलता के आधार पर अगर पूर्ण घुलनशील होगा, पूर्ण घुलनशील, अर्ध घुलनशील, और अघुलनशील। जो विटामिन B1 होता है ये पूर्ण घुलनशील जल में होता है, जल में ये पूरी तरीके से घुल जाता है। और अल्कोहल में ये अर्ध घुलनशील होता है, अल्कोहल में ये आधे ही मात्रा में घुल पाता है। और अघुलनशील जिसमें ये नहीं घुलेगा, ये एसीटोन में नहीं घुलेगा, ईथर में नहीं घुलेगा, बेंजीन में नहीं घुलेगा और क्लोरोफॉर्म में नहीं घुलेगा। अगर हम घुलनशीलता के आधार पर विटामिन B1 को देखें तो पूर्ण घुलनशील जल में होता है, अर्ध घुलनशील अल्कोहल में होता है, अघुलनशील ये जिसमें नहीं घुलेगा वो है एसीटोन, ईथर, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म। अब हम आगे देखते हैं कि जो विटामिन B1 होता है बेरी, इससे जो रोग होता है बेरी वो कितने प्रकार का होता है, ये देखेंगे। बेरी रोग के प्रकार जो होते हैं ये 3 प्रकार से होता है। हम देखेंगे डिटेल में कि वो क्या क्या है। पहला जो प्रकार है इसका, ये शुष्क बेरी होता है शुष्क बेरी। सेकंड होता है ये आंध्र बेरी। और थर्ड है ये बाल बेरी। जो शुष्क बेरी होता है इसको हम ड्राई बेरी भी बोलते हैं, आंध्र बेरी को हम वेट बेरी बोलते हैं और बाल बेरी को हम चाइल्ड बेरी बोलते हैं, ठीक है। जो शुष्क बेरी या ड्राई बेरी होगा ये किसको होगा, ये होता है वयस्क लोगों को और 40 साल से पहले, ठीक है।
जिनकी एज 40 साल से पहले है वयस्कों को होगा, उन वयस्कों में भी 40 साल से पहले वाले लोगों को ये बीमारी होगी, महसूस की बेरी। और इसमें क्या होता है, मांसपेशियाँ प्रभावित होती हैं और हाथ एवं पैर की नाड़ियाँ प्रभावित होती हैं, ठीक है। और पेरिफेरल न्यूराइटिस देखने को मिलता है। और पेरिफेरल न्यूराइटिस क्या होता है, इसमें सुई चुभने जैसे दर्द होती है। मांसपेशियों में जो मांसपेशियाँ होती हैं इसमें सुई चुभने जैसी दर्द होती है, चुभने जैसा दर्द होगा, ठीक है। और जो लोग अधिक शराब का सेवन करते हैं, अधिक मंदिरा पान करते हैं, उनमें एक सिंड्रोम देखने को मिलता है जिसको हम वॉनिक्स कार्साकॉक्स सिंड्रोम बोलते हैं। जो लोग अधिक शराब का सेवन करते हैं उनमें ये सिंड्रोम देखने को मिलता है, अधिक शराब पीने वालों में, जो अधिक शराब का सेवन करते हैं उसमें ये देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, नाड़ी संस्थान से संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। नाड़ी संबंधी जो विकार होंगे वो उत्पन्न होंगे। उसमें क्या होगा, जो व्यक्ति होगा जिसको विटामिन बेरी शुष्क हुआ होगा, उसमें क्या होगा, वो चिड़चिड़ा देखने को मिलेगा, चिड़चिड़ापन उसमें होगा, भुलक्कड़ हो जाएगा, उसको कोई भी चीज़ याद नहीं रहेगी। और उसमें आत्महत्या के विचार आएंगे, आत्महत्या के विचार देखने को मिलेंगे, जिसको ड्राई बेरी होगा। ये तो हमने देख लिया कि ड्राई बेरी या शुष्क बेरी क्या होता है। अब हम देखेंगे आंध्र बेरी क्या होता है। आंध्र बेरी किसको होता है, ये वृद्ध लोगों को होता है, जो लोग वृद्ध होते हैं और वृद्धों में 40 साल के बाद होता है। जो ड्राई बेरी हो रहा था वो क्या हो रहा था, ये 40 साल से पहले हो रहा था। लेकिन जो वेट बेरी है, आंध्र बेरी है, ये 40 साल के बाद होता है। इसमें क्या होता है, शरीर में सूजन आ जाती है, शरीर में सूजन, इसीलिए इसको आंध्र भी बोलते हैं। शरीर में सूजन आना, पैरों में सूजन आने लगती है, हाथों में सूजन आने लगती है, और पेट में, यानी कि पूरी बॉडी में सूजन आ जाती है। इसमें वेट, इसीलिए इसका नाम वेट बेरी भी पड़ा है। इसमें जो होता है वो हृदय कमज़ोर हो जाता है। जिसको भी वेट बेरी हुआ है उसका हृदय कमज़ोर होगा। अचानक उसकी जो हार्ट बीट होगी वो तेज़ हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, हार्ट ब्लॉकेज देखने को मिलेगा। अगर हमारी नसों में पानी भर रहा होगा, वेट हो रहा होगा, सूजन होगी, तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें जो होगी हमारी जो नसें होंगी वो दब जाएंगी, जिससे हमारी बॉडी में क्या ब्लॉकेज देखने को मिलेगा। तो हृदय इसीलिए हमारा कमज़ोर हो जाता है। और सांस लेने में उसको कठिनाई होगी, सांस लेने में कठिनाई होगी, ठीक है। सांस लेने में जो भी व्यक्ति जिसको आंद्रे बेरी होगा उसको सांस लेने में कठिनाई होगी। और इसका ब्लड प्रेशर जो होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। और पल्स रेट भी बढ़ जाते हैं, पल्स रेट तीव्र हो जाता है। ये था आंध्र बेरी। अब हम देखते हैं चाइल्ड बेरी क्या होता है, ये कितने माह के बच्चों को या कितने साल के बच्चों को होता है आंध्र चाइल्ड बेरी। चाइल्ड बेरी जो होता है ये शिशुओं को होता है, जिसको हम बाल बेरी भी बोलते हैं, शिशुओं में होता है ये। और शिशुओं में भी उन बच्चों को होता है जिनकी माता अपने आहार में विटामिन B1 की कमी कर देती है। माँ अगर विटामिन B1 नहीं ले रही है तो बच्चे में स्वयं ही विटामिन B1 की कमी हो जाएगी। जिनकी माता अपने आहार में विटामिन B1 नहीं लेती है, ठीक है, अगर माँ विटामिन B1 नहीं ले रही है तो बच्चे में विटामिन B1 की कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि बच्चा जो होता है माँ के दूध पे ही पलता है। और इसमें जो माँ होगी वो पॉलिश किए हुए चावल का अधिक उपयोग करेगी, चावल का
अधिक उपयोग करेगी, और साथ में जो हरी सब्जियां मटर हैं इनका उपयोग नहीं करेगी, तब खमीर का उपयोग नहीं करेगी, तो उसमें विटामिन B1 की कमी हो जाएगी। उसमें विटामिन B1 की कमी होगी तो बच्चे में अपने आप ही विटामिन B1 की कमी हो जाएगी। जो चाइल्ड बेरी होता है ये 2 प्रकार से होता है, ठीक है। 2 प्रकार से ये क्या होता है, एक तो ये कार्डियोवैस्कुलर होता है, कार्डियोवैस्कुलर, और सेकेंड ये होता है न्यूराइटिस, न्यूरिटिक्स। जो कार्डियोवैस्कुलर टाइप्स होता है ये क्या होता है, ये 2 से 4 माह के शिशु को होता है, और इसमें जो लक्षण होते हैं 2 से 4 माह के शिशु में हो रहे हैं, इसमें जो लक्षण होंगे वो तीव्र होंगे। अचानक से शिशु में ये लक्षण देखने को मिलेंगे। पहले से जो माता पिता होंगे उनको पता नहीं होगा कि बच्चे को विटामिन B1 की कमी हो रही है। कार्डियोवैस्कुलर में क्या होगा, अचानक बच्चे में विटामिन B1 की कमी देखने को मिलेगी, और बच्चे की जो मृत्यु होगी वो 8 से 12 घंटे में हो जाएगी। 8 से 12 घंटे में बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि तीव्र इसके लक्षण दिखने को मिलते हैं और उपचार का टाइम नहीं मिलता है। जो न्यूराइटिक्स टाइप्स होता है इसमें क्या होता है, ये 8 से 10 माह के बच्चों को होता है, ठीक है। न्यूराइटिक जो बेरी होता है ये 8 से 10 माह के बच्चों को होता है। तो हमने जो बेरी के टाइप्स हैं वो देखे, वो क्या होते हैं, तो 3 टाइप से था, शुष्क बेरी, आंध्र बेरी और चाइल्ड बेरी। शुष्क बेरी क्या होता है, ये वयस्कों को होता है, इसको हम ड्राई बेरी भी बोलते हैं, और 40 के उम्र से पहले होता है। इससे मांसपेशियाँ प्रभावित होते हैं, हाथ एवं पैरों की नाड़ियाँ प्रभावित होते हैं। पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है। पेरिफेरल न्यूराइटिस क्या होता है, मांसपेशियों में सुई चुभने जैसी दर्द होती है। और वॉर्निक्स कार्साकॉक्स सिंड्रोम होता है। वॉर्निक्स कार्साकॉक्स सिंड्रोम किसमें होता है, जो लोग शराब अधिक पीते हैं और इससे नाड़ी संबंधी विकार देखने को मिलते हैं। ड्राई बेरी में इसमें व्यक्ति क्या होगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, उसमें चिड़चिड़ापन होगा और भुलक्कड़ होगा और आत्महत्या के विचार आएंगे। जो वेट बेरी होता है, जिसे हम आंध्र बेरी भी बोलते हैं, ये 40 वर्ष के बाद होता है। इसमें शरीर में सूजन आना, पैरों में सूजन आना, हृदय कमज़ोर हो जाता है व्यक्ति का, सांस लेने में कठिनाई होती है, ब्लड प्रेशर उसका अचानक बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, ये चीज़ें देखने को मिलते हैं। पल्स रेट जो होते हैं वो तीव्र हो जाते हैं। और जो बाल बेरी होता है, चाइल्ड बेरी होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो शिशु होता है उसकी शिशुओं में होता है, और उन शिशुओं में होता है जिनकी माता अपने आहार में विटामिन B1 की कमी हो जाती है। जिन माँ के आहार में, जो माँ अधिक पॉलिश किए हुए चावल उपयोग कर रही है और साथ में हरी सब्जियाँ, मटर, खमीर, इन चीज़ों को नहीं ले रही है, उस माँ के बच्चों में ये विटामिन B1 की कमी देखने को मिलती है। और जो चाइल्ड बेरी होता है ये 2 टाइप से होता है, कार्डियोवैस्कुलर और न्यूराइटिक्स। जो कार्डियोवैस्कुलर होता है 2 से 4 माह के शिशु में होता है। ये अचानक लक्षण देखने को मिलेंगे बच्चे में, जैसे ही बच्चे में अचानक लक्षण दिखेंगे उसके बाद 8 से 12 घंटे में बच्चे की मृत्यु हो जाती है। फिर है न्यूराइटिक्स, ये क्या होता है, ये सेकेंड टाइप्स का होता है बच्चों में, और ये 8 से 10 माह के बच्चे में होता है। तो आज हमने देख लिया कि जो विटामिन B1 होता है वो क्या होता है, ये हमने डिटेल में जान लिया, और विटामिन बेरी रोग के प्रकार क्या होते हैं ये भी हमने देख लिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।